बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आने के बाद बिलाखिर आपकी जो है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी हमने आज से स्टार्ट कर लिए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर आपने जब फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं तो काइंडली आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करें। तो आज से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लास मैट्रिक के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप जानते हैं आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इन दो चैप्टर्स के अंदर जो है आपके न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। तो दोनों के न्यूमेरिकल्स जो है इंशाल्लाह हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखें भाई आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर क्लास की मैथमेटिक्स हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। और फ़िलहाल जो है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करने का रीज़न यही है कि आप लोगों के बेतहाशा कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर आप इसको लाजमी अपलोड करें। इस वजह से फ़र्स्ट ईयर क्लास को फ़िलहाल बीच में ब्रेक मैंने लगा दिया है और आपकी क्लास मैट्रिक के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स जो है मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें भाई आपके सामने मौजूद है। इस आपके पास चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, इंतहाई आसान है, आपको इंशाल्लाह आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 कह रहा है डीकम्पोज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। कह रहा है कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड यानी कि N2O4 जो है वो डीकम्पोज हो गया, यानी कि टूट गया, ब्रेक हो गया। किस में भाई? कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, NO2 में। ठीक है। कह रहा है इन अ रिवर्सेबल रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन के अंदर। ठीक है। अब वो किस तरीके से होगा, जब मैं आपके सामने इक्वेशन बनाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। कह रहा है ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है भाई। कह रहा है कि ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ डीकम्पोजिशन। ठीक है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। कह रहा है कि एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपने फाइंड करनी है। आगे कह रहा है ऑल्सो इंटरप्रेट यूनिट ऑफ केसी का यूनिट भी आपने फाइंड करना है फॉर बैलेंस केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है भाई। दो चीज़ हमने फाइंड करनी है, एक तो केसी का यूनिट हमने फाइंड करना है, दूसरा क्या कह रहा है आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें भाई, हम आ जाते हैं इसकी, हम बनाते हैं एक इक्वेशन, क्योंकि इसने खुद ने क्वेश्चन में बताया है कि एक जो है रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड यानी कि आपके पास जो है N2O4 जो है, हम यहाँ पर चलें लिख देते हैं कि हमारे पास जो है N2O4 ये क्या हो गया भाई? ये ब्रेक हो गया। और ख़ुद कह रहा था वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आपको अच्छे से मालूम है रिवर्सिबल रिएक्शन की निशानी होती है ये। ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है वो भी मैं चले आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड जो है ये ब्रेक हो गया किसके अंदर? NO2 के अंदर। ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में या फिर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही है? उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखें भाई, सबसे पहले हमने क्या करना है, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था केसी की आपने वैल्यू फाइंड, केसी का यानी कि आपने यूनिट फाइंड करना है, दूसरा आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी एक्सप्रेशन भी फाइंड करनी है। ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसी कंडीशन आपके पास आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन को सबसे पहले करना होगा बैलेंस। तो अब देखें ये फ़िलहाल बैलेंस इक्वेशन नहीं है, हमने इसको सबसे पहले बैलेंस करना होगा। कैसे? देखें, यहाँ पर नाइट्रोजन आपके पास है 2, ऑक्सीजन यहाँ पर है 4, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन है 2। और ये मैंने आपको क्लास 9th के न्यूमेरिकल्स में अच्छे तरीके से सिखाया था, आपको याद होगा। आपका जो चैप्टर नंबर 1 था उसके अंदर हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी, यकीनन आपके जहन में शायद होगी। तो उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। अब देखें, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर डबल है, यहाँ पर सिंगल है। हमने जस्ट क्या करना होगा, इसको बढ़ाना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं। किस तरीके से होगा भाई? देखें यहाँ पर तो देखें इसको सेम हम रहने देंगे वैसा का वैसा, और जो है इसको हम चले यहाँ पर कर देते हैं डबल, यानी कि NO2 है ना, हम इसको 2NO2 कर देते हैं। अब देखें ये बैलेंस हो गई है। 2 लगाने की वजह से देखें नाइट्रोजन भी हमारे पास 2 हो गई, यहाँ पर भी नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 ऑलरेडी मौजूद थी। अब इस 2 से जब जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये मामला यहाँ पर हो गया क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो इस चीज़ में परेशान हो जाते हैं कि सर जब इक्वेशन हमारे पास आती है तो उसके अंदर रिएक्टेंट साइड कौन सी होती है, प्रोडक्ट साइड कौन सी होती है। देखें भाई, जहन में रखिएगा हमेशा, जो लेफ़्ट साइड जो होती है आपकी वो होती है रिएक्टेंट साइड, जो राइट साइड जो होती है वो होती है प्रोडक्ट साइड। ठीक है।
ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही है। तो आप एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा, यहाँ पर चले मैं बता देता हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके होता है भाई, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, अब आपके पास देखें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर क्या मौजूद है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि आपके पास क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर वो है आपके पास N2O4। ठीक है भाई, बात आपको समझ में यकीनन आ गई होगी। और एक चीज़ और बता दूं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, क्या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो होता है भाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर वो है 2NO2। ठीक है, अब देखें ये 2NO2 है ना, अब यहाँ पर ये 2 क्या है, ये है इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो इस 2 को अपने आपने क्या करना है, यहाँ पर नहीं लिखना। जब भी आपको इसको इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे, आप इस 2 को यार या फिर 2 हो कुछ भी हो, यहाँ पर आप उसको नंबर ऑफ मोल्स जो भी होंगे वो यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे। आपने पता है क्या करना होगा, आप उसको लिख देंगे पावर के अंदर। ठीक है, बस ये आपने काम करना और कुछ भी नहीं करना। क्लियर हो गया। अब यहाँ तक तो देखें बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, एक आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अब हमने क्या करना है, केसी की जो केसी का जो यूनिट है ना वो हमने निकालना है, बल्कि यूनिट तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम उसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, अगर आपने वो जो टॉपिक है बहुत अच्छे से याद किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन देखें क्या कहता है, कहता है कि केसी जो है हमारे पास वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई, वो होता है प्रोडक्ट, और उसके अपॉन में क्या होता है भाई, उसके अपॉन में होता है रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट जो भी है वो आएगी अपॉन में, यानी कि न्यूमरेटर में ऊपर, रिएक्टेंट हमेशा नीचे आएगा। क्लियर। अब इसकी देखें वैल्यूज़ हमने नहीं लिखनी क्योंकि वैल्यूज़ हमें दी नहीं थी उसने। हमने देखें क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। हम बताते हैं यहाँ पर केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। देखें हमारे पास क्या, मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड पर हमेशा रिएक्टेंट होता है, राइट साइड पर प्रोडक्ट होती है। तो ये देखें राइट साइड पर हमारे प्रोडक्ट है, हमारे पास क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर वो है हमारे पास NO2, और साथ में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कहाँ पर आते हैं, आप बताएंगे सर वो पावर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको नज़र आ रहा है, और अपॉन में आपके ऊपर रिएक्टेंट मौजूद है, रिएक्टेंट देखें ये रहा। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर वो है हमारे पास N2O4, और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखें भाई ये हमारे पास क्या मौजूद है, ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव कर ली है, इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखें एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली, क्लियर हो गया। अब एक चीज़ हमारी रह गई है, उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा है कि आपने यूनिट ऑफ केसी भी फाइंड करना है। ठीक है ना, यहाँ पर हम बता देते हैं कि हमने यूनिट ऑफ केसी भी फाइंड करना है। अच्छा कैसे फाइंड होगा, इसका भी एक तरीका मैं आपको बता दूं, इसी को हमने फॉलो करना है। इसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हम बताते हैं कि केसी जो होता है वो बराबर होता है NO2, और पावर में देखें हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है, अपॉन में हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे अपॉन में हमारे पास मौजूद है N2O4, और ये यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट हो गया बंद। अब देखें हमने क्या करना है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, केसी जब भी आप फाइंड करेंगे, केसी जब भी आप फाइंड करेंगे यानी कि केसी का यूनिट जब भी आप फाइंड करेंगे, केसी का यूनिट हमेशा क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, या फिर मोल पर लीटर भी होता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि आगे जो हमारे पास दो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उसके अंदर मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो इस वजह से हम यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही को इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि केसी जो है वो बराबर किसके है। अब हमने देखें क्या करना है, NO2 या N2O4 इसको नहीं लिखना, इसको हम अब भूल जाएंगे। हमने क्या करना है, इनके यूनिट्स यहाँ पर लिखने होंगे, यानी कि वो क्या होता है भाई, हम बताएंगे सर वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। और देखें इसकी जगह यहाँ पर जो चीज़ मौजूद थी स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दिए, और इसका पावर भी हमने लगा दिया। अपॉन में हमारे पास क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर अपॉन में N2O4 मौजूद है, इसका यूनिट भी जाहिर से बात यही होगा, और ऊपर कोई पावर नहीं है, तो हम एक मरतबा जैसे यहाँ पर लिख देंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही है। अब देखें ऊपर भी हमारे पास वही चीज़ मौजूद है, नीचे भी हमारे पास वही मौजूद है। फ़र्क क्या है, ऊपर 2 मरतबा, नीचे यहाँ पर 1 मरतबा। हम क्या करेंगे, इस 2 मरतबा से 1 मरतबा इसको कैंसिल कर देंगे, तो एक हमारे पास जो है यूनिट आ जाएगा। केसी इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, आप बताएंगे सर वो बन जाएगा मोल पर
डेसीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। केसी की देखें भाई एक्सप्रेशन भी हमने यहाँ पर जो है ड्रॉ कर ली और जो है हमारे पास उसका यूनिट भी यहाँ पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट 500 केल्विन इन अ क्लोज्ड कंटेनर एंड दियर कंसंट्रेशन आर। तीन चीज़ें इसने दे दी हैं। PCl5, ठीक है, एक इसने दे दी PCl5 और आगे इसने दिया PCl3 एंड Cl2। अब देखें भाई PCl5 जो है इसके अंदर ये क्या चीज़ है, PCl3 और PCl2 क्या चीज़ है, फ़िलहाल हमें मालूम नहीं है। फ़िलहाल सबसे पहले इसने दे दी है इन ये कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ इसने दे दी हैं। तो सबसे पहले हम देखें बनाते हैं इसका डेटा, फिर मैं आपको बताता हूँ हमने करना क्या है। हम यहाँ पर बताते हैं कि सर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इसने सबसे पहले दी है। हम यहाँ पर बताते हैं PCl5 कितनी दी है सर, वो बताई है इसने 0.8 इंटू 10⁻³ और यूनिट इसने देखें वही दिया जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। क्या है भाई, वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा भाई उसके बाद कंसंट्रेशन हमारे पास मौजूद है Cl2 की, तो हम यहाँ पर बताते हैं, बल्कि PCl3 की है, तो हम बताते हैं कि भाई हमारे पास एक कंसंट्रेशन है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 बराबर किसके है भाई, ये है हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻³ और यूनिट हमारे पास वही होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्लियर। लास्ट हमारे पास मौजूद है Cl2, उसकी भी कंसंट्रेशन हम बताते हैं, तो हमारे पास भाई वो है कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। अब देखें ये भी सेम इसने इसी के जैसी दी है, क्या है 1.2 इंटू 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, अब देखें चलें ये चीज़ तो हमने लिख ली। आगे करना क्या है, कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc। क्या फ़ाइंड करना भाई, हमने वैल्यू ऑफ Kc हमने फ़ाइंड करनी है। चले हम यहाँ पर बता देते हैं कि Kc जो है इस बार हमने फ़ाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में देखें क्या था, उसका यूनिट फाइंड करना था, इस दफ़ा वैल्यू फाइंड करनी है, तो Kc हमने फाइंड करना है। अच्छा कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन अलोंग विथ यूनिट। अब देखें भाई यूनिट भी हमने इसका फाइंड करना है। ठीक है भाई, Kc भी फाइंड करना है, चलें यूनिट भी इसका निकाल लेंगे। तो हम चलें यहाँ पर भी लिख भी देते हैं, चलें कि हमने जो है इसका लगे हाथों यूनिट भी फाइंड करना है। ठीक है भाई, ये देखें आपका डेटा यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने करना है इसको सॉल्व। तो सबसे पहले देखें मैंने आपको क्या बताया था, आपने सबसे पहले जो है ऊपर आपके पास जो भी जो है इक्वेशन दी गई हो आपने लिखना है उसको। अब आप बोलेंगे सर इक्वेशन तो हमारे पास नहीं है। अब देखें अगर नहीं है तो हमने फिर वो खुद बनानी पड़ेगी, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर बताएंगे भाई हमारे पास जो है PCl5 का उसने जिक्र किया था, हम बताएंगे भाई PCl5 हमारे पास मौजूद है। अब देखें हमारे पास एक जहन में एक बात आएगी, तो सर ये क्या रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। देखें इक्विलिब्रियम की इसने बात की थी, तो जहन में रखिएगा जब भी इक्विलिब्रियम की बात करेगा तो जहन बना लें वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा आपका। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन की निशानी मैंने आपको बताई थी वो क्या होती है, ठीक है ना, ये उसकी निशानी होती है। PCl5 है और जो है इसका इस तरफ हमारे पास जो है देखें मैंने आपको बताया था लेफ़्ट साइड पे हमेशा रिएक्टेंट होता है, राइट साइड पर प्रोडक्ट होता है, यानी कि फिर ये बन जाएगा PCl आपके पास 3 + Cl2। ठीक है, अब देखें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने इक्वेशन जब भी आपके पास आए हमने सबसे पहले उसको करना क्या होगा, आप बताएंगे सर हमने उसको जो है बैलेंस करना होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। देखें यहाँ पर हमारे पास P है, यहाँ पर भी हमारे पास P है, चलें ये तो हमारे पास बैलेंस है। Cl यानी कि क्लोरीन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 3 में 2 ऐड करेंगे, देखें ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन तो हमारे पास बैलेंस है। हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है Kc। तो हम बताएंगे भाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, पीछे हमने जो बताया Kc देखें किसके बराबर होता है, आपको याद होगा Kc बराबर होता है भाई आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट है और उसको क्या करना है, उसकी कंसंट्रेशन को आपने डिवाइड करना है किसके साथ भाई, आपने उसको करना है रिएक्टेंट के साथ। ठीक है ना, ऐसा ही है ना, चलें भाई रिएक्टेंट के साथ करके देख लेते हैं इसको। तो हम बताएंगे यहाँ पर Kc = प्रोडक्ट हमारे पास क्या, मैंने आपको बताया था राइट साइड पर जो भी चीज़ मौजूद है वो आपका प्रोडक्ट है, तो वो हम बताएंगे प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है भाई PCl3। ठीक है भाई,
और साथ में हमारे पास क्या मौजूद है, क्लोरीन Cl2, तो हम यहाँ पर बताएंगे Cl2। ठीक है भाई, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। अच्छा भाई, अपॉन में आ जाए। रिएक्टेंट हमारे पास तो यही मौजूद है अकेला, तो हम यहाँ पर बता देते हैं रिएक्टेंट हमारे पास है PCl और साथ में 5। अब देखें नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास मौजूद नहीं है, इस वजह से पावर यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ़ मोल होता तो पावर भी हम दे देते। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है इसकी कंसनट्रेशन की। देखें PCl3 किसके बराबर था, आप बताएंगे सर ये रहा, वो है हमारे पास जो है 1.2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और इसका देखें, अब देखें यूनिट भी हमने लिखना है, क्योंकि वो कह रहा था यूनिट भी आपने फाइंड करना है, तो लगे हाथ तो यूनिट भी हम फाइंड कर लेंगे, तो इसके साथ साथ इसका यूनिट भी हम लिख देंगे। तो वो हमारे पास क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, Cl2 के साथ, वो भी देखें यही है, सेम है ना, तो हम इसको भी लिखते हैं यहाँ पर कि 1.2 इंटू 10⁻³ है, और साथ में मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी हमारे पास जो है मौजूद है। ठीक है भाई, उसके बाद देखें हमारे पास अपॉन में क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर अपॉन में हमारे पास रिएक्टेंट यानी कि PCl5 है, उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है, वो हमारे पास क्या है भाई, वो आप बताएंगे सर, वो है हमारे पास 0.8 इंटू 10⁻³ जो है -3, और इसका यूनिट भी साथ में लिखते हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको यकीनन बात अच्छे तरीके से समझ में जो है आ गई होगी। अब हमने क्या करना है भाई, इनको करना है सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें हम यहाँ पर बताएंगे कि KC जो है इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पर देखें 1.2 है, यहाँ पर भी 1.2 है। सबसे पहले इन दोनों को करवा लें मल्टीप्लाई। 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके पास आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁻। अब देखें यहाँ पर 10⁻³ है, यहाँ पर 10⁻³ है। जैसे देखें मैंने आपको पहले भी बताया था, बल्कि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, जब बेस एक जैसी हो और चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐसे ही ना। तो बेस देखें वही है 10 -3 क्या बनेगा, आप बताएंगे सर, ये बनेगा -6, ऐसा ही है। यहाँ पर भी देखें वही यूनिट है, यहाँ पर भी वही यूनिट है, 2 मरतबा लिखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो इसको होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 2 मरतबा ऐसे लिख दिया। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, नीचे हमारे पास क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर, वही 0.8 वाला मामला मौजूद है, तो इसको भी लिख देते हैं फ़िलहाल 0.8 इंटू 10⁻⁻3, और साथ में क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ तक तो देखें आपको कहानी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखें हमने आना है बस इसके तकरीबन लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप देखें हमारे पास क्या है, देखें भाई 1.44 को हमने डिवाइड करवाना है 0.8 से। सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। देखें भाई, हम बताएंगे KC जो है हम फाइंड करने जा रहे हैं। 1.44 को जब आप 0.8 से डिवाइड करवाएंगे ना, आपके पास क्या आएगा भाई, आप बताएंगे, आपके पास आ जाएगा भाई 1.8। सिंपल सी बात है। अब देखें यहाँ पर आपके पास 10⁻⁻6 है, यहाँ पर 10⁻3 है। इसका भी एक तरीका और है, अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो। जब देखें बेस एक जैसी है ना, हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। ये -3 है ना, ये ऊपर चला जाएगा ना, ये पावर बन जाएगा +3। ठीक है ना, ये चीज़ आपने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, तो आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है। हम चले यहाँ पर बताते हैं कि भाई -6 मौजूद था, -3 ऊपर गया, तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया +3। ठीक है ना, चलो थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +3। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब मौजूद है। अब देखें दोनों यूनिट एक जैसे हैं, क्या ये आपस में कट सकते हैं, आप बताएंगे सर वाकई में कट सकते हैं, तो इसको हम इसके साथ कैंसिल कर देते हैं। ऊपर हमारे पास जस्ट क्या बचेगा, आप बताएंगे सर, हमारे पास बच जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब लास्ट स्टेप में आप इसको कर लें सिंप्लीफाई, तो KC इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, 1.8 तो आएगा, देखें भाई वैसा का वैसा, इंटू 10⁻6 में से 3 जाएगा, हमारे पास क्या आएगा -3, और यूनिट क्या आएगा भाई, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। देखें भाई कितने आसान न्यूमेरिकल्स हैं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। दिखने में बज़ाहिर ये मुश्किल न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है आपको। इंशाल्लाह आपके लिए इसमें आसानियाँ ही आसानियाँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं आपके लास्ट न्यूमेरिकल में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके इस न्यूमेरिकल्स का भाई यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपके इस यूनिट का।
कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के सी फॉर द रिएक्शन इज़ 1 × 10⁻⁻⁴। देखें भाई के सी की वैल्यू इसने दे दी है, पिछले क्वेश्चन में तो हमने मालूम की थी। इस बार कह रहा है कि वैल्यू हमारे पास है 1 × 10⁻⁻⁴। अच्छा भाई एक इक्वेशन भी उसने हमारे पास है दे दी है, कह रहा है कि 2HI, और देखें भाई रिवर्सेबल रिएक्शन है, और जो है उस तरफ देखें क्या बन रहा है, प्रोडक्ट की साइड पर हमारे पास H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है, और हमारे पास साथ में बन रहा है I2, ठीक है भाई, यानी कि आयोडीन। आगे कह रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज़। आपके पास जो जो इसने कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ दी हैं आपके सामने लिखती हैं। कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ HI कितनी है, 2 × 10⁻⁻5 है, और हमारे पास I2 की कितनी है, 1 × 10⁻⁵, और H2 की कितनी है, ये भी वही है सेम। यूनिट्स देखें आपके सामने मौजूद है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। कह रहा है करना क्या है भाई, एक तो आपने कह रहा है कि प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है रिएक्शन की, बस ये बतानी है हमने, ठीक है भाई। यानी कि ना कोई केसी का यूनिट मालूम करना है, ना कोई केसी की वैल्यू मालूम करनी है, जस्ट हमने ये जो रिएक्शन हो रहा है इसकी डायरेक्शन मालूम करनी है कि वो डायरेक्शन कौन सी है। अच्छा भाई देखें कंसंट्रेशन हमने लिख दी है, एक चीज़ और हमारे पास रह गई है इसके अंदर, हमने यहाँ पर बताना है कि वैल्यू ऑफ केसी जो है ये इसने खुद ने दी है, कितनी भाई, 1 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, खुद ने दे दी है उसने। फाइंड क्या करना है आप बताएंगे सर, ये कह रहा है कि भाई डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है, ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई होगी। और तो अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने करना है इसको सॉल्व। किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखें, अब केसी तो हमारे पास यहाँ पर आ गया, तो सर हमने कैसे करना होगा देखें, एक हमारे पास मौजूद होता है केसी, एक होता है क्यूसी, यकीनन आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर। तो देखें भाई जिस तरीके से केसी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, बिल्कुल उसी तरीके से क्यूसी भी बराबर होता है किसके, आप बताएंगे सर, प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन में किसके, रिएक्टेंट के, वही सेम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है भाई। अच्छा भाई अब देखें हमने क्या करना है, बस हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो हमने फ़िलहाल यहाँ पर नहीं लिखी है, वो चीज़ क्या, आप बताएंगे सर इक्वेशन आपने यहाँ पर नहीं लिखी है, तो सर मैं बिल्कुल ही आपके सामने लिख देता हूँ इक्वेशन, जो कि मैं लिखना है भूल गया था। कि हमारे पास इक्वेशन उसने दी है कि 2HI जो है, और यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से मौजूद है, ये रिवर्सेबल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर मौजूद है H2, और प्लस में हमारे पास यहाँ क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर I2, ठीक है भाई, इस तरीके से हमारे पास ये मौजूद है। तो देखें भाई ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये आप अच्छे से जानते हैं, लेफ्ट साइड हमेशा रिएक्टेंट होता है, राइट साइड पर प्रोडक्ट होती है। तो प्रोडक्ट हमारे पास देखें ये मौजूद है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि QC इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है, आप बताएंगे सर, वो है हमारे पास यानी कि H2, और साथ में क्या है I2, ठीक है। एक चीज़ और भी हमने देखनी है, क्या दोनों साइडें बराबर हैं, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। देखें भाई बैलेंस है, किस तरीके से, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है, आयोडीन भी हमारे पास यहाँ पर 2 है, देखें दोनों साइड पर 2 मौजूद है, इसका मतलब है मामला क्लियर है। अपॉन में आ जाए रिएक्टेंट हमारे पास क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर, हमारे पास है वो HI, और इसका नंबर ऑफ़ मोल हमेशा मैंने आपको बताया था कहाँ जाएगा, आप बताएंगे सर वो पावर में जाएगा, ठीक है भाई। अब देखें हमने क्या करना है, जस्ट इसकी कंसंट्रेशन हमने यहाँ पर लिखनी है, यानी कि सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो वैल्यूज़ लिखनी है। तो देखें भाई H2 की कंसंट्रेशन कितनी है, ये देखिए, ये हमारे पास है 1 × 10⁻⁵, और साथ में मैंने आपको बताया था यूनिट भी इसका हमने लिखना है। यूनिट क्या है भाई, वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। अच्छा I2 की कितनी है, वो भी सेम है, 1 × 10⁻⁵ है, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है सर। यहाँ तक आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखें HI हमारे पास कितना है, HI की हमारे पास जो है कंसंट्रेशन वो कितनी है भाई, वो है 2 × 10⁻⁵, और यूनिट इसका है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और हमारे पास ऊपर यहाँ पर देखें भाई स्क्वायर मौजूद है, ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर था नंबर ऑफ़ मोल्स का। तो हमारे पास देखें सिंप्लीफाई करवाने पर क्या बनेगा, QC, देखें यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, देखें 1 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। पावर यहाँ पर 10 × 10⁻⁵ है, यहाँ पर 10 पावर -5 है, 10 पावर -5 10 पावर -5 आपस में जब देखें मल्टीप्लाई हो रहे, बेस एक जैसी हैं तो बेस चले वैसी की वैसी आ जाएगी, पावर ऐड हो जाएंगे, -5 क्या बनेगा, आप बताएंगे सर, -10 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 मरतबा है ना, चलें हम इसको एक साथ लिखते हैं।
कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं क्योंकि कोई मसला नहीं है, ऐसे हम लिख सकते हैं 2 मरतबा। अच्छा, अपॉन में अपने पास क्या मौजूद है आप बताएंगे सर, 2 का स्क्वायर क्या होता है आप बताएंगे सर, वो होता है 4। ठीक है भाई। और यहाँ पर देखें 10 अपने पास मौजूद है, माइनस का 5 जाहिर सी बात है इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि दोनों पावर हैं। -5 2 से मल्टीप्लाई करेगा, पावर में अपने पास आ जाएगा माइनस का 10। और देखें मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी जाहिर सी बात है इसी स्क्वायर के अंदर ही आ रहा है, तो ये भी 2 मरतबा हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, वो भी स्क्वायर में। यहाँ तक आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखें जो चीज़ें एक जैसी हैं हम उसको काट देते हैं। देखें ऊपर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 मरतबा है, यहाँ पर भी चलें आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखें भाई 10 पावर -10 10 पावर -10 ये भी आपस में कैंसिल हो गया। जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चले मैं लिख देता हूँ, हमारे पास बचेगा QC = 1/4, बस ये हमारे पास बचेगा। और जब आप 1 को डिवाइड करवाएंगे 4 के साथ आपके पास क्या आएगा आप बताएंगे सर, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0.25, यानी कि QC की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये आ जाएगी 0.25। ठीक है भाई। अब क्या यहाँ पर क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया? नहीं, हमने तो डायरेक्शन फाइंड करनी है ना। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या भाई, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि KC की वैल्यू हमारे पास क्या है, आप बताएंगे सर वो है 1 × 10⁻⁻⁴। अब देखें ऐसे हमें पता नहीं चलेगा कि दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये देखें साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास लिखा हुआ मौजूद है। हम एक काम करते हैं, हम जो है इसको सिंपल उसमें लेकर आते हैं। कैसे? मैथमेटिक्स में आपने ये चीज़ सीखी होगी, मैंने भी बहुत अच्छे से सिखाई थी क्लास 9 में, आपको याद होगा। ये है पावर -4, यहाँ पर मौजूद है 1, यानी कि उल्टी साइड पर कहानी जाएगी, लेफ़्ट साइड से हमारे पास ये मामला चलेगा। यानी कि पॉइंट जो है ना आपका दर हकीकत वो यहाँ पर मौजूद है। अब ये कितने नंबर पीछे जाएगा, ये 4 नंबर पीछे जाएगा, 4 डिजिट यानी कि पीछे जाएगा। 1 डिजिट तो चले ये हो गया, उसके पीछे जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं है, तो 0 है समझे। तो हमारे पास ये जब यहाँ जाएगा तो अब ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अब, ये यानी कि यहाँ पर बन जाएगा 0.0001, ये हमारे पास कुछ इस शक्ल में बन जाएगा। ठीक है भाई, बात आपको समझ में अच्छे तरीके से यकीनन आ गई होगी। यानी कि आपके पास KC की वैल्यू दर हकीकत क्या है, 0.0001। अब हमने दोनों में ये चीज़ देखनी है सबसे पहले कि दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। क्या हमारे पास QC की वैल्यू बड़ी है या KC की वैल्यू बड़ी है? देखिए भाई, QC की वैल्यू है 0.25, KC है हमारे पास 0.0001। तो सिंपल सी बात है, ये किसी प्राइमरी लेवल के बच्चे से भी आप पूछेंगे ना कि दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, वो खुद बताएगा कि सर QC की वैल्यू बड़ी है। तो देखें भाई, हम यहाँ पर बताएंगे कि QC जो है ग्रेटर देन है, यानी कि बड़ा है किससे, KC से। तो जब ये KC से बड़ा है तो जहन में रखिएगा, ये आपने मैथमेटिक्स इसके अंदर पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में ही, कि अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि QC की वैल्यू बड़ी आती है KC से, तो आपके पास वो क्या डायरेक्शन होगी, आपके पास वो बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। क्या होगी भाई? बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगी। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि QC की वैल्यू अगर आपके पास बड़ी आती है KC से तो ये आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन है, और अगर ये इससे छोटी आती है तो जाहिर सी बात है ये बैकवर्ड डायरेक्शन का अपोजिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है मुझे बेहतरीन तरीके से आपको ये पूरे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए भाई, ये आ गया यहाँ पर इसका आंसर, और जो है उम्मीद है आपको पूरी जो है न्यूमेरिकल्स के मामलात समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए भाई, बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियोज़ अब बनाई जा रही हैं, आप तक पहुँचाई जा रही हैं। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं लाजमी इनको लाइक करें, कमेंट्स करें। जिस शहर में जिस इलाके में आप रहते हैं उसके नाम के साथ आप कमेंट्स करके मुझे बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स जो है किस किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।